Hello students, Jai Hind, very good evening. My name is C. Ankit Tilha and friends, I welcome you to my first class for the CA Foundations प्रारंभ बैच. फ्रेंड्स, ये प्रारंभ बैच एक शुरुआत है जिसके थ्रू हम लोग अपकमिंग अपने एग्जामिनेशंस के लिए जो CA फाउंडेशन एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर पे करने वाले हैं. तो आज मैं आपके साथ में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं विच इज़ बिजनेस लॉज. बिजनेस लॉज फ्रेंड्स आपके पेपर का आपके पूरे CA सिलेबस का पेपर नंबर 2 है. तो फाउंडेशंस में ये पेपर नंबर 2 है. अगर आप ओल्ड सिलेबस के हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए 60 मार्क्स का पोर्शन है विद बिजनेस लॉज इन BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. और अगर आप न्यू सिलेबस में हैं यानी आप साल 2024 ईयर 2024 या उसके बाद में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस लॉज आपके लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा. तो ये 100 मार्क्स का पेपर है फॉर द न्यू सिलेबस एंड 60 मार्क्स का पेपर है फॉर द ओल्ड सिलेबस. अज्यूमिंग कि मान लीजिए अभी फिलहाल अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिलहाल ये पेपर 2 में इन टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे. तो इस बार न्यू सिलेबस के अंदर में देयर विल बी 7 चैप्टर्स, ओल्ड सिलेबस में देयर वर 5 चैप्टर्स. कौन से चैप्टर्स हैं ओल्ड सिलेबस में, कौन से चैप्टर्स हैं न्यू सिलेबस में, ये भी मैं आपको बताऊंगा. और आज हम लोग कौन से चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे. देखिए, जो चैप्टर्स हैं इन टोटल दे आर चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आप बेसिक्स ऑफ लॉ सीखते हैं कि लॉ क्या है, हमारे यहाँ पे लॉ किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, इसके सारे के सारे बेसिक्स आप सीखेंगे. चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करके फ्रेम होता है और कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के अंदर में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इनफैक्ट हम लोग इसी चैप्टर के साथ में स्टार्ट भी करेंगे. थर्ड आपका चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जब कोई गुड्स सेल किया जाता है तो उसके अंदर में क्या क्या नियम कायदे रहेंगे, कब एक सेल वैलिड माना जाएगा, उसके क्या क्या रूल्स रहेंगे, डिलीवरी से जुड़े हुए क्या क्या रूल्स हैं, तमाम चीज़ें. चैप्टर नंबर 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. चैप्टर नंबर 5 है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है. चैप्टर नंबर 6 है कंपनीज एक्ट एंड चैप्टर नंबर 7 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. फ्रेंड्स, न्यू सिलेबस के अंदर में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 नया ऐड किया गया है. बाद बाकी चैप्टर्स तो ओल्ड सिलेबस में भी थे, यानी चैप्टर 2 से लेकर के 6 तक ये पूरा का पूरा ओल्ड सिलेबस में एज इट इज है विदाउट एनी चेंजेस. एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 7 न्यू ऐड किए गए हैं नए सिलेबस के अंदर में. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज वैलिड फॉर बोथ द न्यू सिलेबस एज वेल एज द ओल्ड सिलेबस. ये जो आपका पेपर होगा इट विल बी अ सब्जेक्टिव पेपर. ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है. जैसे आपको पता होगा कुछ पेपर्स आपके सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. बिजनेस लॉज का पेपर आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है. वंस अगेन आपको बता दें कि ये आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर है और अगर आप ओल्ड सिलेबस के हैं तो आपके लिए 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 40 मार्क्स जो रिमेनिंग है वो BCR यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के ऊपर रहते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने बिजनेस लॉज के पेपर की. आज इसकी क्लास नंबर 1 है और जो चैप्टर मैं आपके साथ में आज शुरू कर रहा हूं दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इससे पहले कि हम इसके साथ में स्टार्ट करें हम आपको कुछ बेसिक्स सिखाना चाहते हैं एक लॉ से जुड़े हुए. देखिए, एक लॉ क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सर, जो एक्ट है क्या वही लॉ है? क्या लॉ और एक्ट में कोई अंतर नहीं होता है? अंतर होता है. हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉज, हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉज. और जब हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस लॉ तो लॉ का मतलब होता है कई सारी चीज़ें. लॉ के अंदर में हमारा एक्ट भी आता है, लेकिन एक एक्ट क्या हुआ, एक ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है. लेकिन इस एक्ट के अलावा लॉ के अंदर में रूल्स भी होते हैं, लॉ के अंदर में अलग अलग रेगुलेशंस भी होते हैं. तमाम तरह की चीज़ें लॉ के अंदर में आती हैं.
लेकिन हम लोग मेनली जो अपने सीए फाउंडेशंस में सीखेंगे वो क्या है, एक्ट। तो हम लोग सीख रहे हैं कंपनीज एक्ट, हम लोग सीख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम लोग सीखेंगे एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो हम लोग ये एक्ट सीख रहे हैं। सर ये एक्ट है क्या? ये एक लॉ है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। सर पार्लियामेंट के थ्रू कैसे करके लॉ पास होता है? देखिए पार्लियामेंट में लॉ पास करने का अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले कोई भी लॉ अगर पास करना हो तो उसके लिए एक बिल तैयार किया जाता है। इस बिल को तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है उसमें 3 बॉडीज हैं, एक है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा आज के समय में। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, आमतौर पे जो भी बिल्स होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लोकसभा में। कभी कभी वो शुरुआत हो सकती है राज्यसभा से हो, लेकिन आमतौर पे जो भी बिल तैयार किया जाता है, जैसे अगर कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो उसका पहले बिल तैयार हुआ था, कंपनीज बिल। फाइनेंस एक्ट आने से पहले फाइनेंस बिल आता है, पार्टनरशिप एक्ट आने से पहले पार्टनरशिप बिल आया होगा। तो कोई भी एक्ट आने से पहले उसका बिल तैयार किया जाता है। बिल का मतलब हो गया उसका एक प्रकार से वो ड्राफ्ट है जिसके ऊपर में वोटिंग हो रही है। फिर इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है जिसके ऊपर सभी मेंबर्स अपनी वोटिंग करते हैं। अगर लोकसभा में ये पास हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर से दोबारा वोटिंग होती है। आमतौर पे अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से भी पास हो जाता है। अगर पास नहीं होता है तो वापस से लोकसभा के पास जाएगा, फिर इसके ऊपर में कंबाइंड एक चर्चा होगी और फिर उसके बाद लोकसभा में क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो वो पास हो ही जाता है। तो लोकसभा से राज्यसभा के पास गया, मान लेते हैं राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर में अपना साइन कर देते हैं तब जाकर के ये बिल बन जाता है एक्ट। तो एक्ट और कुछ नहीं है, ये एक बिल है, एक लॉ है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। क्या आपने आज तक इस तरीके का कोई एक्ट देखा है? आइए आपको एक एक्ट दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इसमें जो कई बार कहा जाता है ये सेक्शन 2 क्लॉज 6 सब सेक्शन ये, तो आप इसका मतलब समझ सकें कि आखिर ये सेक्शंस क्या हैं, ये सब सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्लॉज का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों का आप मतलब समझ सकें। इसके लिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये एक्ट किस प्रकार से अरेंज रहता है। मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पीडीएफ। ये देखिए, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि शुरुआत में होते हैं सेक्शंस, इसके बाद इसके अंदर में एक होता है प्रियम्बल। आप यहां से देख सकते हैं एक एक करके चैप्टर वाइज हेडिंग दिया हुआ है। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारी जो बुक होती है क्या उसको चैप्टर वाइज नहीं बांटा जाता है? सर बांटा जाता है। और उस चैप्टर के अंदर में क्या अलग अलग टॉपिक की हेडिंग्स नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो वैसे ही जब एक कानून बनाया जाता है तो उस कानून के अंदर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस वो सेक्शंस किसके अंडर ग्रुप किए जाते हैं या किसके अंडर उसकी हेडिंग होती है? चैप्टर्स के अंडर। तो एक हो गया चैप्टर और हर चैप्टर के अंदर में कुछ सेक्शंस, फिर दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर के अंदर में कुछ सेक्शंस। तो जैसे चैप्टर 1 है, इन चैप्टर 1 के अंदर में सेक्शंस है, देखो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। वैसे ही करके चैप्टर 2 है, सेक्शन 10, 11, 12, यानी इस तरीके से कंटिन्यूड रहता है। अगर आप कुल मिला करके देखें कि यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं तो आपको दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में इन टोटल 75 सेक्शंस हैं। अच्छा ये यहाँ तक है, इसके बाद के सेक्शंस को रिपील कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद वापस से 124 से लेकर के सेक्शन नंबर 238 तक इन सेक्शंस को रखा गया। फिर उसके बाद पार्टनरशिप के कुछ सेक्शंस थे, इनको हटा दिया गया। इसका मतलब लगभग 238 तक है, बीच में कुछ सेक्शंस थे जिनको हटा दिया गया है। तो ये होते हैं सेक्शंस। अब सुनिएगा मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं एक एक्ट, ये है एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 1। इसे पढ़ना है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2।
वैसे ही करके इसे पढ़ना है तो आप इसे क्या कहेंगे, सेक्शन 7, सेक्शन 8। अच्छा, सेक्शन 7 के अंदर में ये आपको एक दिखाई दे रहा होगा पॉइंट, तो हम इसे कह सकते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। ऊपर सेक्शन 6, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। तो एक होता है सेक्शन, और सेक्शन के अंदर में जो अलग अलग पॉइंटर्स बनाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सब सेक्शन। तो एक हो गया मेजर सेक्शन, और सेक्शन के अंदर में क्या आ गए, सब सेक्शंस। तो वापस से एक बार अपने इस टॉपिक पे आते हैं। हमने आपसे कहा एक्ट कौन पास करता है, पार्लियामेंट, और एक्ट के अंडर में होते हैं चैप्टर्स, और इन चैप्टर्स के अंदर में क्या होते हैं, सेक्शंस। इन चैप्टर्स के अंदर में होते हैं सेक्शंस, और सेक्शंस के अंडर क्या होंगे, सब सेक्शंस, सब सेक्शंस। ठीक है। अच्छा, आपको यह भी समझना होगा कि जब भी हम लोग यहां पे कहेंगे सेक्शन 2, सेक्शन 1, उसके साथ साथ में हम चैप्टर का नाम नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, नहीं, हम बस कहेंगे सेक्शन, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, इस प्रकार। तो सेक्शंस के नाम के साथ में चैप्टर का रेफरेंस नहीं दिया जाता है, केवल सेक्शन का रेफरेंस दिया जाता है। अब आइए जरा सा देखिए, हम आपको दिखाते हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट और आपसे पूछेंगे कि बताओ उसको कैसे करके रीड आउट करेंगे। जैसे ये देखिए, ये है ये, और इसका पॉइंट नंबर ये, बताइए इसको क्या कहेंगे, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। इसको क्या पढ़ेंगे, कम ऑन, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2। तो वैसे ही करके हम लोग अलग अलग रेफरेंसेस देते हैं। तो कैसे करके कहेंगे कि दिस इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब आई होप कि आपको सेक्शन और सबसेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। एक एक्ट के अंडर में जो पॉइंट्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, उसको हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, और उसी के अंडर में जो सब पॉइंटर्स होते हैं उनको हम लोग सब सेक्शंस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पॉइंट एक ही है लेकिन उसके अंदर में अलग अलग हिस्से लिख दिए जाते हैं। जैसे एक डेफिनेशन के अलग अलग पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, तो उसको सेक्शंस की जगह पे हम लोग क्लॉज या सब क्लॉज भी कहते हैं। इसके बारे में जब आपको आगे लॉ सिखा रहे होंगे तब आपको सिखाएंगे। अब आइए, हम लोग तैयार हैं अपने इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, अपने इस चैप्टर को सीखने के लिए, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्ट। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर से एंटर करेंगे। सर कैसे करके? रोज आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। जब आप कुछ किसी से सामान खरीदते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप एक बायर होते हैं, सामने वाला एक सेलर होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। जब आप किसी से कुछ उधार लेते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। यानी हमारे आम जिंदगी में दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते रहते हैं, चाहे बोलकर, लिखकर, कैसे भी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या नियम है इसके, ये समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। हम लोग कहते हैं एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो। An agreement which is enforceable by law is called as a contract। तो यहां पे दो वर्ड आते हैं, एक है अग्रीमेंट और दूसरा है enforceability by law। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। अग्रीमेंट का मतलब होता है अगर दो पार्टीज आपस में किसी भी चीज को लेकर के अग्री करें तो दैट इज एन अग्रीमेंट। इसका मतलब अगर हमने आपको ऑफर दिया कि क्या घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ सर घूमने चलेंगे, ये हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हो गया। मैंने आपसे कहा कि क्या आप ये कैलकुलेटर मेरे से 100 रुपए में खरीदोगे, आपने कहा हाँ, तो मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बन गया। तो अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक ऑफर दिया जाता है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो दो पार्टीज आपस में एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज एन अग्रीमेंट। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ promises forming consideration for each other is known as agreement। Every promise and every set of promises
forming consideration for each other is known as agreement. Sir, what does this mean? जैसे मैंने आपसे वादा किया कि क्या आप इस कैलकुलेटर को खरीदोगे फॉर ₹100, आपने कहा यस, तो मेरा आपको प्रॉमिस हो गया कि आई विल सेल यू दिस कैलकुलेटर, आपका मेरे को प्रॉमिस हो गया दैट यू विल पे मी ₹100. तो दिस इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस. मेरा आपके लिए कंसिडरेशन, यानी हम आपको क्या दे रहे हैं, कैलकुलेटर, आप मेरे को क्या दे रहे हो, ₹100. तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि हमारे एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करें. मेरा आपको प्रॉमिस है कि मैं आपको ये कैलकुलेटर बेचूंगा ₹100 में, तो मेरा आपके लिए कंसिडरेशन है कि मैं आपको ये कैलकुलेटर दूंगा. कंसिडरेशन मतलब बदले में मैं आपको कैलकुलेटर दूंगा और आप मेरे को बदले में क्या दोगे, ₹100 दोगे. तो दिस इज अ प्रॉमिस इन विच यू हैव अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर, आई हैव अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ₹100. तो अग्रीमेंट क्या हो गया, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट. अच्छा सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ. अब ये बताइए क्या हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बन गया है? बिल्कुल अग्रीमेंट बन गया है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया कि क्या घूमने चलोगे, आपने कहा यस, तो हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बन जाता है. तो हमारा एक प्रॉमिस था और अगर ये प्रॉमिस है तो एक अग्रीमेंट है. लेकिन ध्यान देना यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ एक अग्रीमेंट ही नहीं, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, उस अग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. एक एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल एक लड़का है राजा ने रानी से वादा किया. जानते हो राजा ने रानी से क्या वादा किया? राजा ने रानी से वादा किया कि शाम को आऊंगा मैं, पिक्चर दिखाऊंगा मैं, मूवी दिखाऊंगा मैं, बाइक पे घुमाऊंगा मैं. लेकिन शाम को न तो राजा आया न तो उसकी कोई खबर आई. राजा को याद आ गया कि भाई इसकी तो सीए फाउंडेशन की क्लास थी. तो राजा शाम के सही समय पे रानी के पास नहीं पहुंचता है. हालांकि राजा ने वादा किया था. क्या ये उसका एक प्रॉमिस था? हाँ. क्या इन दोनों के बीच अग्रीमेंट था? हाँ. लेकिन क्या राजा अपना वादा निभा पाया? नहीं. तो अब ये बताओ, क्या रानी जाकर के कोर्ट में केस कर सकती है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या, आप उसको लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा सको, कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सको और कह सको कि ये गलत हुआ है, मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा अधिकार है. दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. क्या रानी कोर्ट में जाके इसके लिए केस कर सकती है कि राजा ने अपना वादा पूरा नहीं किया, ऐसा ऐसा करने का उसको करना पड़ेगा? नहीं. क्यों सर, वादा है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा. जी नहीं. सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते. क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि सोशल नेचर के हैं, सोशल नेचर मतलब दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में कहे गए जो भी अग्रीमेंट्स हैं, प्यार मोहब्बत में किए गए जो भी अग्रीमेंट्स हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं. तो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी एक अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. और अगर एक अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो अग्रीमेंट तो हुआ हमारे बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस बार मैं एग्जाम्पल लूंगा एक बहुत ही फेमस केस स्टडी का, जिसका नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. क्या हुआ था इसके अंदर में? आप कहेंगे सर क्या खुद के खिलाफ ही केस लड़ रहा था क्या? नहीं. एक है पत्नी बेल्फोर, एक है पति बेल्फोर. तो वर्सेस का मतलब होता है दो पार्टियों के बीच में केस चला. एक थे मिस्टर बेल्फोर और एक थी मिसेस बेल्फोर. तो मिस्टर बेल्फोर वर्सेस मिसेस बेल्फोर. तो इसमें केस में क्या हुआ था, दो लोग थे, पति बेल्फोर, पत्नी बेल्फोर. तो पति बेल्फोर क्या करता है, पत्नी बेल्फोर को घुमाने ले जाता है. पति बेल्फोर क्या करता है, पत्नी बेल्फोर को वादा करता है कि भाई देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये मिस्टर बेल्फोर है और ये मिसेस बेल्फोर है. मिस्टर बेल्फोर मिसेस बेल्फोर को घुमाने ले जाते हैं, ठीक है. और उस दौरान मिसेस बेल्फोर की तबीयत खराब हो जाती है. अब मिस्टर बेल्फोर कहीं विदेश में किसी दूसरी जगह पे काम करते थे.
होता क्या है, मिस्टर बेल्फोर वादा करते हैं मिसेस बेल्फोर से कि देखो मैं तो काम पे जा रहा हूं, मैं काम नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो वहां से, ये एक्चुअली श्रीलंका जा रहे होते हैं, जिसका नाम पहले सीलोन था, ये श्रीलंका जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मिसेस बेल्फोर, मैं आपके लिए वहां से हर साल या हर महीने कुछ पैसा भेजते रहूंगा, हर महीने मैं आपके खर्चे पानी का पैसा भेजते रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरा वचन है। ऐसा वचन किसने दिया? मिस्टर बेल्फोर ने मिसेस बेल्फोर को दिया कि देखिए मिसेस बेल्फोर, मैं आपको वचन देता हूं कि हर महीने मैं आपके लिए खर्चा पानी भेजते रहूंगा। अब मिस्टर बेल्फोर विदेश चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन न तो उनका खर्चा आता है, ना कोई संदेश आता है, और उस पर मिसेस बेल्फोर हो जाती है नाराज। भाई पत्नी रहती है, नाराज होगी ही। तो मिसेस बेल्फोर इसी बात पे चली जाती है, कोर्ट कहती है कि मिस्टर बेल्फोर ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे को खर्चे के लिए पैसा भेजेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। कोर्ट मिस्टर बेल्फोर को आदेश करें कि वो हमको पैसा दें जैसा कि उन्होंने वादा किया था। तो काफी समझने के बाद, काफी डिस्प्यूट के बाद कोर्ट इस लैंडमार्क जजमेंट पे आता है, यानी इस ऐतिहासिक जजमेंट पे आता है, जिसमें वो कहता है कि देखिए मिसेस बेल्फोर, आपका ये घरेलू मामला था, ये सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। सोशल नेचर का मतलब ये प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में किए गए अग्रीमेंट्स थे, और इन अग्रीमेंट्स को आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप अपने दोस्त को वादा करें कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा, और बाद में अगर आप इनकार कर दें, तो वो उस बात को ले जाकर के कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकता। भले लिखित तौर पे दे दो कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, तो भी जाकर के वो उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि वो एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो सोशल नेचर के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, आप उनको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्या मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था? जी हाँ, लेकिन क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल था? नहीं। तो ये एक अग्रीमेंट तो था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H, एन अग्रीमेंट which is enforceable by law is a contract, and an agreement is every promise or every set of promises forming consideration for each other is known as agreement। ठीक है, ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन E में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या अंतर है। इसी कारण से कहते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अग्रीमेंट्स जो कि सोशल नेचर के हैं उनको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपकी और क्लैरिटी बिल्डअप होगी। एक फादर ने, कई बार आपके पेरेंट्स आपको वादा करते होंगे कि बेटा पास हो जाओ, इस बार तुमको पक्का मोटरसाइकिल दिलाएंगे, फ़ोन दिलाएंगे। ऐसा वादा हो सकता है कि कभी आपके साथ किया गया हो, जो कि बाद में पूरा नहीं हुआ। एक फादर ने अपने बच्चे को वादा किया कि तुम अगर CA फाउंडेशन पास कर जाओगे तो तुमको एक मोबाइल फ़ोन दिलाएंगे। बच्चा बहुत मन लगा करके CA फाउंडेशन पास कर जाता है, बाद में उसके फादर इनकार कर देते हैं, कहते हैं अच्छा अभी तो ये हो गया, आप CA इंटर में देखेंगे। तो क्या उसका सन जा करके उस चीज़ को लीगली इन्फोर्स कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि फादर एंड सन के बीच किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? सोशल नेचर का था। तो इसलिए अग्रीमेंट तो था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक है कि आखिर एक अग्रीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि सोशल नेचर का नहीं होना चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बननी चाहिए। तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की? देखिए, ये जो हम आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, अब इसी के ऊपर में पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। यानी अभी तो मैं आपको बहुत समरी में समझाऊंगा, लेकिन इसी के ऊपर क्लास बाय क्लास करके हम लोग पूरा समझते जाएंगे। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग अपकमिंग अराउंड 7 to 8 क्लासेस के अंदर में कवर अप करेंगे। मेरी आपके साथ जो एक एवरेज क्लास की ड्यूरेशन रहती है वो रहती है अराउंड 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, इस तरीके की क्लास ड्यूरेशंस मेरे आपके साथ में रहेंगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, मैं आपके साथ में आगे लाइव भी आना चाहता हूँ, बट फॉर दैट आई हैव फिक्स्ड अ लाइक टारगेट। मेरा एक लाइक टारगेट है कि आप अगर 50 लाइक्स करते हैं तो मैं आपके साथ जल्द से जल्द प्लान करूंगा कि एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करूं। इनफैक्ट आगे के जो सेशंस हैं उनको लाइव में ही कंडक्ट करूं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अलग से सेक्शन 10 में दिए गए, यानी
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ है कि ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं, सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सबसे पहला क्या, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। सर ऑब्वियस ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो पार्टीज आपस में कुछ अग्रीमेंट करेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे मैंने वादा किया कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दो पार्टीज के बीच का कोई अग्रीमेंट नहीं है। हम अकेले बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दो पार्टीज आपस में कुछ अग्री करें। दूसरा हुआ फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर मैं आपसे बंदूक की नोक पे कहूं कि अपनी वो ज़मीन जो 1 करोड़ रुपए की है मेरे को 1 लाख रुपए में बेच दो, आप साइन कर दोगे, लेकिन क्या वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं सर, वो तो बंदूक की नोक पे आपने कराया। मैंने कहा कि देख लो भाई, अगर पास होना है, मान लो अगर मैं आपका एग्जामिनर हूँ, अगर पास होना है तो फिर वो 10,000 रुपये मेरे पुराने वाले बंगलों में ज़रा भिजवा देना। तो आप अग्री तो कर गए, लेकिन क्या वो फ्री कंसेंट था, यानी बिना किसी दबाव के था? नहीं। तो ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। क्या मतलब इसका डिटेल में और आगे हम लोग सीखेंगे, अभी मैं जस्ट आपको एक ऊपर से ब्रीफिंग्स बता रहा हूँ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको बाइक देंगे बदले में आप चरस गांजा दे देना, नहीं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। 1 लाख रुपए देंगे बदले में क्या, बदले में उसका मर्डर कर देंगे? नहीं, कंसिडरेशन हैज़ टू बी लॉफुल, यानी जो आप बदले में दे रहे हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपका छोटा भाई है 5 साल का, पता चला आप उसके साथ में, या छोटा एक बच्चा है 5 साल का, चलो बच्चा जल्दी से अंगूठा लगाओ तो कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। नहीं कर सकते। आप एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसी दुश्मन देश के साथ जिसके साथ वॉर छिड़ा हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। किसी पागल इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स अभी तक मैंने आपको बताया? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फ्री कंसेंट में मैंने बताया कि लॉफुल कंसिडरेशन में मैंने आपको बताया कि जो बदले में मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। वैसे ही लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी लीगल होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल फॉर रॉबिंग अ बैंक, मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा। मान लो आप और आपका फ्रेंड आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप लोग साथ में मिलकर के एक बैंक लूटेंगे और जितना भी पैसा आएगा उसको आपस में आधा आधा बांट लेंगे। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो है, अग्रीमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अनलॉफुल। तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सट्टाबाजी के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपस में अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब ये बताओ, एक ने बैंक चुरा लिया और उसके बाद वो आपको पैसा देने से इनकार कर देता है, तो क्या कोर्ट में जाकर के केस करोगे, देखिए साथ में मिलकर बैंक चुराया था लेकिन अब आधा पैसा देने से मना कर रहा है? नहीं। तो देयर हैज टू बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वॉइड का मतलब इनवैलिड, जो कि आप नहीं कर सकते। तो इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है, खास करके लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते। मैं आपके साथ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करूं कि ये लो 1 लाख रुपए, लेकिन कभी सीए प्रोफेशन को प्रैक्टिस मत करना, कभी अकाउंटिंग का काम मत करना, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। 1 लाख छोड़ो, अगर 1 करोड़ भी दे दें तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 100 करोड़ दे दें तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों, हम तो राजी हैं? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। इनवैलिड है, वॉइड मतलब एक प्रकार से इनवैलिड है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनसे आप किसी को कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने से रोकें या टोकें, वो नहीं किए जा सकते। दे आर वॉइड, इनवैलिड, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। अब ये कौन कौन से हैं, ये हम लोग अगेन आगे जाकर के चैप्टर की डिटेलिंग में सीखेंगे। सर और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए, उनको आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए, यानी दोस्ती यारी वाला नहीं चलेगा, लीगल रिलेशनशिप। जब हम आपको कुछ बेचते हैं तो आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर, लीगल रिलेशनशिप। हम आपसे कुछ किराए पे लेते हैं, आप लैंडलॉर्ड हो, हम टेनेंट हैं, लीगल रिलेशनशिप।
हमने आपसे कुछ उधार पे लिया तो उसके अंदर में भी एक लीगल रिलेशनशिप होती है, उसको हम लोग कहते हैं बेलर बेली। तो वैसे ही करके एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप दो पार्टीज के बीच में क्रिएट नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। दोस्ती यारी नहीं है लीगल। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। क्या तुमको पता है, एक बढ़िया सी बात बताते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी वैलिड होते हैं। यानी अगर आप ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी वैलिड है। बट सर हम लोग तो लिखित पे बड़ा जोर देते हैं, राइटिंग पे जोर देते हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न कि जो राइटिंग में हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, शायद ओरल में अगर आप प्रूफ ना कर पाएँ, लेकिन अगर ओरल का भी तुम्हारे पास प्रूफ है, साबित कर सकते हो, तो ओरल अग्रीमेंट्स भी वैलिड होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि तुमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, स्टैम्प पेपर लगाना है। अब जहाँ स्टैम्प पेपर लगाना है, तुमने स्टैम्प पेपर नहीं लगाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कोई ज़मीन बेच रहे हो तो ओरली नहीं बेच सकते हो, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो उसको पूरा कर लो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीनिंग शुड बी सर्टेन। मैंने आपसे कहा कि अपनी कार बेच दो, आपने कहा कि क्या दोगे, मैंने आपसे कहा बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। आपने अपनी कार मेरे को दे दिया और उसके बदले मैंने आपको 100 रुपये दिए। आपने कहा अरे सर आपने तो कहा था बहुत सारे पैसे देंगे। हमने कहा दिए ना 100 रुपये, 100 रुपये इज इक्वल टू 10,000 पैसे। कहोगे सर क्या मजाक है। तो समझो, मैंने आपसे कहा था बहुत सारे पैसे देंगे। अब बहुत सारे का मतलब क्या होता है, हो सकता है 100 रुपये मेरे नज़र में बहुत सारे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि X कॉन्ट्रैक्ट्स विथ Y टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब सर वेजिटेबल ऑयल, क्रूड ऑयल, कौन सा ऑयल आप सेल कर रहे हैं तो उसमें डिफाइंड ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल इज नॉट वैलिड। विच ऑयल इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल अ टीवी, टू सेल अ बाइक, कौन सी टीवी कौन सी बाइक अगर डिफाइंड ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, सर्टेन। बहुत सारा, बहुत कम, ये वाला वो वाला, ऐसे नहीं चलेगा। इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे और उसके बदले मेरे को 10 लाख रुपए दे दो पहले से, तो बाद में क्या हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि X ने Y को वादा किया कि वो उसको 1 लाख रुपए देगा अगर वो इंडियन ओशियन पार कर जाए 1 वीक में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन ओशियन 1 वीक में तैर करके पार कर जाए? पॉसिबल ही नहीं। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। X ने कहा Y से कि वो उसको मैजिक से ट्रेजरी, एक खजाना खोज के देगा, अगर वो उसको 10,000 रुपए दे दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड, वॉइड, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए विच इज पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एलिमेंट्स होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं। 2 पार्टीज हों, इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो, मीनिंग सर्टेन हो, एंड इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। फ्रेंड्स, इसी को हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। इसका एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में आगे जा करके अपनी क्लासेस में सीखेंगे। सो आई होप यू स्टे कनेक्टेड। डू टेल मी कि आपका इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में एक बार पूछना, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इफ यू वुड लाइक मी टू टेक further with the live classes for this particular batch. I hope you liked the class. Thank you so much. Just stay connected and keep studying very hard. All the best. Bye bye.